Good morning, all of you. Today we will discuss the astrology lecture. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल में प्लैनेट्स का इफेक्ट पड़ता है। जो प्लैनेट्स होते हैं हमारी लाइफ में वो किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम में से कई लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को गलत मानते हैं या एस्ट्रोलॉजी को बिलीव नहीं करते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और वो लेक्चर 1 में वही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप अपने घर पे या अपने खुद एनालिसिस करके अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं और कहीं नहीं जाना है आपको, बस एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के जरिए आप अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं। ओके, तो बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं और प्लैनेट्स का हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है या किसी भी व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो उसका टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम, सपोज़ किसी व्यक्ति का जन्म 11:30 पर हुआ है और जब 11:30 पे उस समय जो हमारे प्लैनेट्स थे, जो हमारे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं वो क्या 11:30 पे इफेक्ट कर रहे होंगे, तो वो सारे प्लैनेट्स जो 11:30 पे जो सारे प्लैनेट्स ने इफेक्ट किया है वो हमें जीवन काल तक वो हमें इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे किसी जातक का जन्म 11:30 मॉर्निंग में हुआ है, 11:30 मॉर्निंग में आपके यूनिवर्स में कौन से ग्रह किस पोजीशन पे हैं, वो सारे ग्रह उस कुंडली को इफेक्ट करेंगे जीवन का। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये इसको साइंस कहते हैं। तो कुछ मैं चीज़ें हैं वो बताना चाहता हूँ कि हमारी कुंडली कैसी है और कुंडली के बहाव क्या है। बेसिकली ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सारा होना चाहिए। तो बेसिकली कुछ लगन है, मैं बताऊंगा कि ये लगन कुंडली क्या होती है। आपको पूरी कुंडली देखना मैं आज बताऊंगा आपको, और इनके कुछ स्वामी हैं। जैसे मेष लगन की कुंडली है, अगर ये कुंडली का स्वरूप है, कुंडली ऐसे बनती है, ऐसे कुंडली को बनाया जाता है कि ये पहला हाउस होता है कुंडली का, इसका फर्स्ट हाउस एंड दिस इज सेकंड हाउस, द फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, 8th हाउस, 10th, 9th, 10th, 11th। तो कुंडली में 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं और वो हर घर का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो पहला घर आपको दिख रहा है, जो पहला घर है, अभी हम इसकी बात नहीं करते, नॉर्मल हम हाउसेस की बात कर रहे हैं। अब हाउसेस को देखें, जैसे मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो फर्स्ट हाउस है आपका, जैसे ये पहला घर है, तो लगन को बताता है, तो आपका लगन को बताता है। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1, तो इसका मतलब किसी भी जातक की कुंडली में यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 से स्टार्ट हुई है उसकी जातक की कुंडली, तो उस जातक की कुंडली मेष लगन की कुंडली होगी। 1 लिखा हुआ है तो मतलब वो उस जातक की कुंडली मेष लगन की कुंडली होगी और उसका जो ऑनर होगा वो मंगल होगा, उसका जो स्वामी होगा उसका मंगल होगा। अब किसी भी जातक की कुंडली अगर 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, तो वो वृष लगन की कुंडली है और उस जातक का स्वामी शुक्र होगा, आपको पता होना चाहिए। किसी भी जातक की कुंडली अगर 3 से स्टार्ट हुई है, 3 से स्टार्ट हुई है, ये लगन है, पहला हाउस है, लगन है, ये 3 से स्टार्ट हो रही है, तो मिथुन लगन की कुंडली है और उसका स्वामी बुध होगा, ये पता होना चाहिए। अब किसी भी जातक की कुंडली 4 से स्टार्ट हो रही है, तो कर्क लगन की कुंडली है और उसका जातक का स्वामी चंद्रमा होगा, उस कुंडली का स्वामी चंद्रमा होगा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। किसी भी जातक की कुंडली 5 से स्टार्ट हो रही है, जैसे 5, तो वो सिंह लगन की कुंडली, तो इस पूरे घर का जो मालिक है वो सूर्य होगा, क्योंकि सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है। ओके, अगर किसी भी जातक की कुंडली 6
से स्टार्ट हो रही है, ये लगन है आपका, फर्स्ट हाउस है लगन हाउस बोलते हैं उसको, 6 से स्टार्ट हो रही है तो वो क्या है आपका कन्या लगन की कुंडली है, और उसका जो स्वामी है बुध होगा आपको बताना। किसी भी जातक की कुंडली अगर 7 से स्टार्ट हो रही है, जैसे 7th हाउस से 7 से स्टार्ट हो रही है तो वो तुला लगन की कुंडली है, और उसका स्वामी शुक्र होगा, शुक्र होगा। किसी भी जातक की कुंडली अगर 8 से स्टार्ट है, 8 से स्टार्ट तो जातक का स्वामी मंगल होगा और वो वृश्चिक लगन की कुंडली होगी। अगर किसी भी जातक की कुंडली 9 से स्टार्ट हो रही है, जैसे 9 से स्टार्ट हो रही है तो उस जातक वो अपना जातक का स्वामी धनु लगन की कुंडली है, उसका स्वामी गुरु होगा, जुपिटर। किसी भी जातक की कुंडली अगर 10 से स्टार्ट हो रही है, अगर 10 से स्टार्ट यहाँ 10 लिखा हुआ है, लगन में ही 10 लिखा हुआ है तो वो मकर राशि होगी, उसकी मकर लगन की कुंडली होगी और उसका जातक का स्वामी शनि होगा। अगर किसी भी जातक की कुंडली अगर 11 से स्टार्ट हो रही है, 11 से, तो वो स्वामी कुंभ राशि की कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली है और उसका स्वामी आपका शनि होगा। शनि 2 घर का मालिक होता है, मकर का कुंभ का, दोनों राशि का स्वामी शनि है। अगर किसी भी जातक की कुंडली 12 से स्टार्ट हो रही है, 12 से स्टार्ट हो रही है तो उस जातक का मीन लगन की कुंडली है और जातक का स्वामी गुरु होगा। ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है। आप खुद अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं नहीं जाना है आपको, बस यहीं अपनी कुंडली में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाने हैं और अपनी कुंडली इजीली आप देख सकते हैं। और जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या जो भी आप अपनी चीज़ों को विवेचन कर सकते हैं, तो बेसिक मैं बताना ये फर्स्ट हाउस आपका लिखा है। अभी मैं हाउसेस में नंबर ही लिख रहा हूँ, 12 नंबर होते हैं, हाउसेस में कुछ नंबर नहीं लिखूँगा। अभी बस आपको हाउसेस समझिए। ये आपको फर्स्ट दिख रहा है, ये फर्स्ट घर है आपका, फर्स्ट घर है आपका। ये किसी भी जातक के चरित्र के बारे में, उसका कैरेक्टर, उसका रूप, उसका रंग, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, ये जातक के बारे में बताता है पहला। तो फर्स्ट घर आपके कैरेक्टर, आपके रूप, आपके रंग, देन आपके जातक के विचार, उसका व्यवहार, उसके बारे में बताता है। सेकंड हाउस जो आपको दिख रहा है कुंडली में, हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं, जैसे क्लॉक वाइज किसी कुंडली में हम क्लॉक वाइज चलते हैं, जैसे नॉट एंटी क्लॉक, जैसे एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज की बात करें, नॉट क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। हम एंटी क्लॉक वाइज की बात करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज की। तो जब ये वाला जो हाउस है आपका, ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हाउस है, अभी नंबर नहीं लिख रहा हूँ, बार बोल रहा हूँ। ये सेकंड हाउस आपके कुटुंब और परिवार के बारे में बताता है, ये कुटुंब और परिवार के बारे में बताता है, कुटुंब और परिवार के बारे में हाउस। थर्ड जो हाउस है इसको कॉर्नर हाउस बोलते हैं, ये आपका कॉर्नर हाउस है। ये आपका पराक्रम, आप में कितना ऊर्जावान है, आप कितना मेहनतशील हैं, कितने लगनशील हैं, ये आपका थर्ड हाउस आपको बताता है। कितने आप लगनशील हैं, कितने उत्साहवान हैं, कितने आप पराक्रमी हैं, कितने मेहनती हैं, ये आपको थर्ड हाउस बताता है। फोर्थ हाउस जो है आपका दिस वन, इसे फोर्थ हाउस, ये आपका फोर्थ हाउस है। ये आपका ये हाउस जो बताता है फोर्थ हाउस, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। जो आपका फोर्थ हाउस है वो आपका बताता है कि जातक कितने सुख सुविधा, वाहन, माता का सुख, ये माता का घर होता है, ये वाला हाउस आपका माता का घर है। कि माता से स्नेह, यश, वाहन, कितना उसके पास यश होगा, कितनी कीर्ति होगी उसकी, माता का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये वाला हाउस इस जातक के मकान, दौलत, यश, माता का हाउस, माता से कितना प्रेम रहेगा। फिफ्थ हाउस जो आपका ये वाला हाउस आपको जो दिख रहा है, ये हाउस जो फिफ्थ हाउस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है। बेसिकली इसलिए ये इम्पोर्टेंट हाउस है क्योंकि यहाँ से हमारा एजुकेशन डिसाइड होता है, इस हाउस से हमारा एजुकेशन डिसाइड होता है, इस हाउस से हमारे संतान प्राप्ति का योग बनता है, इस हाउस से हमारे एजुकेशन का पता चलता है, यहाँ से हमारे फ्यूचर का पता चलता है, यहाँ से हमारे संतान के बारे में पता चलता है। ये फिफ्थ हाउस। सिक्स जो हाउस है कुंडली में
6, जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो 6, 8, 12 कुंडली के सबसे वर्स्ट हाउस है, सबसे खराब हाउस है, क्योंकि हम 6, 8 और 12 को कुंडली का सबसे खराब हाउस बोलते हैं। क्योंकि जो भी हमारा कोई भी प्लैनेट इन हाउस में बैठा होता है वो गलत ही रिजल्ट देता है, गलत ही रिजल्ट रहता है, क्योंकि ये हाउस ही हमारे खराब होते हैं। छठवां हाउस हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु भाव को बताता है, दुश्मन के शत्रु भाव को बताता है, कितने आपके शत्रु होंगे, कितने आपके दुश्मन होंगे, ये हाउस हमारा बताता है शत्रु दुश्मन। बट हम इस हाउस से हमारी नौकरी प्राप्ति का योग भी देखते हैं। ओके, उसके बाद सप्तम जो हाउस है आपका, 7वां हाउस, ये सप्तम हाउस है, सप्तम हाउस है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये आपका सप्तम हाउस है। सप्तम हाउस आपको कुंडली में संतान, आपका दाम्पत्य जीवन के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, ये आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बताता है कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर से पटेगी या नहीं पटेगी, ये आपका सप्तम हाउस बताता है। 8th हाउस जो है, मैंने पहले भी बोला था, कुंडली में 6, 8, 12 3 हाउस बहुत वर्स्ट हाउस होते हैं, बहुत खराब हाउस होते हैं, जो हमें गलत ही रिजल्ट देते हैं। जो आपका 8वां हाउस है, 8वां हाउस, वो आपको मृत्यु का हाउस है। आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक बीमारी, कैंसर, जितनी भी आपकी असाध्य बीमारी हैं वो सब इस हाउस से देखी जाती है। वो है आपका 8वां हाउस। उसके बाद आइए कॉर्नर हाउस है, 9वां हाउस जो आपका है, 9वां हाउस, ये पिता का घर होता है। यहाँ से आप पिता का सुख देखते हैं, पिता का हाउस है, यहाँ से आप भाग्य भी देखते हैं। पिता का घर है, आप यहाँ से भाग्य भी देखते हैं, यहाँ से भाग्य भी देखा जाता है, इंसान का भाग्य कैसा रहेगा, पिता से उसकी पटेगी या नहीं पटेगी, पिता से उसका मतभेद रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए इसको पितृदोष जो देखा जाता है वो इस हाउस से देखा जाता है। पितृदोष की हम बात करते हैं, वो इस हाउस से। एंड उसके बाद 9वां हाउस, ये 10वां हाउस है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को बताता है। आपके प्रोफेशन, जैसे आप एजुकेशन में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, डॉक्टर में, चिकित्सा में हैं, वकील कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, तो आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा वो उस हाउस से देखा जाएगा। आप प्रोफेशन कैसा कर रहे हैं, प्रोफेशन कैसा रहेगा, आपकी प्रोफेशन में आपकी धाक रहेगी कि नहीं रहेगी, ये आपका ये हाउस दिखाता है। उसके बाद ये हाउस जो आता है आपका, ये 10वां, ये 11वां हाउस है। 11वां हाउस आपका आय का हाउस होता है कि आपकी इनकम कितनी होगी, आय, इसको आय का हाउस बोलते हैं। यहाँ से इनकम देखी जाती है, यहाँ से इनकम देखी जाती है, यहाँ से आपका व्यय देखा जाता है। इस हाउस से इनकम देख रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इस हाउस से आप अपना व्यय देख रहे हैं, तो कितनी आय होगी, कितना आय है, ये इस हाउस से देखा जाता है। और ये 12वां जो हाउस है, 12वां हाउस, ये आपकी विदेश यात्रा का भी योग माना जाता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, 6, 8, 12 कुंडली के सबसे वर्स्ट हाउस होते हैं, सबसे खराब हाउस होते हैं। तो 12 से हम जेल, हथकड़ी, आपका मृत्यु, जेल, हथकड़ी, अपमान, ये सब आप इस हाउस से देखा जाता है। तो जब भी 6, 8, 12 की बात होती है तो हम ये फर्स्ट हाउस होते हैं कुंडली के, ठीक है। तो आप समझ गए, कुंडली में भी मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, कुंडली के हाउसेस बता रहा हूँ। पहला हाउस से आप क्या किसी के व्यवहार और कैरेक्टर और रूप और रंग के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा जो हाउस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा जो है वो ये वाला हाउस है, कुटुंब परिवार के बारे में बताता है, आपका परिवार कुटुंब कैसा रहेगा। ये जो हाउस है आपकी पराक्रम, आपके हार्डवर्किंग हाउस है, कितना आप हार्डवर्क है उसके बारे में बताता है, आपके पराक्रम के बारे में बता रहा है। ये आपका सुख सुविधा, माता का हाउस है, आपकी कितनी सुख सुविधा रहेगा, वाहन, यश, सुख सुविधा, माता से पटेगी कि नहीं पटेगी, आपकी ये बताता है। ये वाला हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, ये आपके एजुकेशन के बारे में बता रहा है, संतान प्राप्ति के बारे में बता रहा है। 6वां हाउस जो है आपका शत्रु भाव है, शत्रु भाव को बताता है, आपको अपमान करता है, आपका शत्रु कितने रहेंगे आपके, ये सब बताता है। 7वां हाउस जो है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, ये दाम्पत्य जीवन को बताता है। ये वाला हाउस आपके मृत्यु को बताता है, आपके आकस्मिक मृत्यु बीमारी को बताता है। ये हाउस आपका है, ये 9th हाउस आपके भाग्य को बता रहा है, एंड आपके फादर से आपकी कितनी बटेगी वो बता रहा है, फादर से आपका लगाव कैसा रहेगा, इसके पितृदोष देखा जाता है, बार बार बोल। ये आपका प्रोफेशन वाला हाउस है, ये आय वाला हाउस है, और ये आपका जेल, हथकड़ी और ये सब देखी जाती है यहाँ से। लेकिन ये आपका यहाँ से विदेश यात्रा का योग भी बनता है 12 हाउस।
अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कुंडली के मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए, किसी भी जातक की कुंडली अगर एक से स्टार्ट होगी, अगर किसी भी जातक की कुंडली आपकी एक से स्टार्ट है, सपोज यहाँ एक लिखा हुआ है, किसी भी जातक की कुंडली, सबकी डिफरेंट कुंडली हो सकती है। एक लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 11 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपकी जो कुंडली है वो एक से स्टार्ट हो रही है। आपकी लगन में क्या है? एक है। तो ये मेष लगन की कुंडली है। तो जो फर्स्ट है वो आपका मेष लगन होता है, जो मेष लगन, ये मेष लगन की कुंडली है। जो पहला अगर लिखा हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब ये मेष लगन की कुंडली है, उसका स्वामी मंगल है। इसका मतलब ये मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, और जो इसका स्वामी है कौन है? वो मंगल। मतलब इसका जो ऑनर है वो मंगल है। इसके पूरे घर में मंगल की चलेगी। मंगल आपका मार्स, इसका ये इसका स्वामी होगा, पूरी कुंडली का स्वामी मंगल हो गया। ओके, ये आपको बताना था। अगर किसी के यहाँ 2 से ये कुंडली, अगर ये किसी जातक की कुंडली में अगर ये 2 से स्टार्ट होता, तो 2 मतलब वृष लगन की कुंडली होती। अब जब बात करते हैं हम कि आपकी राशि क्या है, आप पता करते हैं इसकी राशि क्या है। इसका नाम सा से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम माँ से स्टार्ट हो रहा है। इसकी राशि क्या है? राशि देखी जाती है आपके मून से, आपका मून किस हाउस में, उससे देखी जाती है। ठीक है, अब देखिए मेष लगन की कुंडली है, और किसी जातक के ये मेष लगन की कुंडली है, और किसी जातक के उसमें मेष लगन में इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ राहु है, कुंडली लेते हैं, यहाँ राहु लिखा हुआ है। ठीक है, राहु और केतु हमेशा डायगोनल पोजीशन पर रहते हैं 90 डिग्री में। ये केतु है, राहु ये लिखा हूँ, केतु इस तरीके से राहु और केतु, ठीक है, आमने सामने ही रहेंगे। ठीक है, वो डायगोनल पोजीशन पर रहते हैं 12 भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस राहु और केतु। ठीक है, आमने सामने वाला इफेक्ट करते हैं, आमने सामने वाला जो इस तरीके से एंगल कुछ बनाते हैं, राहु और केतु आपने समझे 180 डिग्री पर रहते हैं एक दूसरे के। ठीक है, या किसी कुंडली में आप देखिएगा। अब बात करते हैं कि किसी कुंडली में यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, या किसी कुंडली की हम बात कर लेते हैं इस तरीके से। इस कुंडली की मैंने बात इस तरीके, ये मंगल है आपका, फर्स्ट आपका मेष लगन की कुंडली है। यहाँ आपका राहु, इसमें राहु है, 5th हाउस, यहाँ आपका चंद्रमा है, यहाँ आपका चंद्रमा है, चंद्रमा मून बैठा हुआ है, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं मून। 7th में आपका बैठा हुआ है बुध, बैठा हुआ है शुक्र, बैठा हुआ है यहाँ, यहाँ मंगल है आपका, यहाँ शनि है आपका। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ बैठा होगा, तो ये 180 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के। राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पे होंगे एक दूसरे। ठीक है, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, गुरु यहाँ बैठा हुआ है आपका, जैसे गुरु यहाँ बैठा हुआ है आपका, गुरु बैठा हुआ है। ओके, तो शुक्र यहाँ हो गया, मंगल यहाँ हो गया, केतु यहाँ हो गया, चंद्रमा बुध हो गया, सूर्य यहाँ हो गया आपका, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। किसी कुंडली किसी तरीके से हो सकती है, इस तरीके से कुंडली का डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम कुंडली में मारक और योग कारक ग्रह देखते हैं। जब भी आप किसी भी कुंडली का विवेचन करेंगे तो उस कुंडली में आपको पता होना चाहिए कि मारक और योग कारक ग्रह कौन से। मेष लगन की कुंडली की बात करते हैं तो मेष लगन की कुंडली मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, इसका मेष लगन की कुंडली है। तो कौन सी मेष लगन की कुंडली है? 1 नंबर हम मेष लगन को देते हैं, 2 नंबर हम देते हैं आपका, 2 नंबर हम देते हैं वृष लगन को देते हैं, 3 नंबर हम मिथुन लगन को देते हैं, 4th नंबर हम कर्क लगन को देते हैं, 5th हम सिंह लगन को देते हैं, 6th नंबर हम कन्या लगन को देते हैं, 7th हम तुला लगन को देते हैं, 8th हम वृश्चिक लगन को देते हैं, 9th हम धनु लगन को लेते हैं, 10th मकर को देते हैं, 11th हम कुंभ को देते हैं और 12th को मीन देते हैं। तो इस तरीके से नंबरिंग देते हैं। जैसे ये 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका, बार बार बोल रहा हूँ,
बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रहता है। पहले आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये मेष लगन की कुंडली है, और मेष लगन का स्वामी क्या होता है? मंगल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम भाव मतलब फर्स्ट, पहला भाग, तो इसका स्वामी है मंगल। द्वितीय भाव, इसका स्वामी क्या होता है? ये वृष है, इसका स्वामी होता है द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है इसमें। तीसरा ये कौन सा है? इसका मिथुन लगन, इसको बोलते हैं मिथुन। मिथुन का स्वामी क्या होता है? बुध होता है। चौथा आपका स्वामी चंद्रमा होता है। पांचवा भाव मतलब ये, पांचवें भाव का स्वामी क्या होता है? सूर्य होता है। छठवें भाव का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। सातवां भाव, ये सातवां भाव है आपका, सातवें भाव का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। आठवां भाव, ये आपका 8th हाउस है, 8th हाउस का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है आपका। 9th हाउस ये है, 9th हाउस का स्वामी कौन होता है? 9th धनु है, धनु का स्वामी गुरु होता है। और 10वां आपका शनि है, 11वां आपका शनि है, 12वां आपका गुरु। अब किसी भी कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह का पता कैसे लगाया जाए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं इसको रफ करने वाला हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। आप घर पर ही अपनी कुंडली का विवेचन आसानी से कर सकते हैं, कहीं आपको नहीं जाना है। तो काफ़ी लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं बाज़ार में। जब आप कुंडली देखना नहीं जानते हैं तो आपको कहीं भी इंटरप्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं आप इंटरप्ट हो, इसीलिए मैथमेटिक्स को समझें और घर पर ही आप अपनी कुंडली देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी लगन कुंडली, तो इस तरीके से आप कुंडली अपना डिज़ाइन करिए। सिंपल कुंडली है, ये जो पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसकी हर जगह मैथमेटिक्स लग रहा है। आर्यभट्ट ने जो मैथमेटिक्स हमें दे दिया है, सभी कुछ किए, ठीक है, हर जगह मैथमेटिक्स है आपका, कहीं भी आपका हाइपोथेसिस वाली चीज़ें। ओके, तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट है मैं बताने वाला हूँ, तो उसमें देखिएगा। तो ये आपका मेष लगन की कुंडली है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? फर्स्ट से स्टार्ट होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसका मतलब यहाँ 1 नंबर लिखा होगा, आपके लगन में ही 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब वो कुंडली क्या है? मेष लगन की कुंडली है। फर्स्ट नंबर मेष लगन को दिया गया, और उसका स्वामी कौन है? मंगल। इसका फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए इस पूरी कुंडली का जो ऑनर है, इस पूरी कुंडली का जो स्वामी है, वो कौन है? आपका मार्स या मंगल। अब कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, वो बताएगा। हम अगर व्यवहारिक में भी बात करें तो हमारे शत्रु होते हैं, सोशलिटी की बात करें तो हमारे दुश्मन भी बहुत लोग होते हैं, हमारे मित्र भी बहुत लोग होते हैं। ऐसे ही इस प्लैनेट में आपस में दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है। तो इन प्लैनेट की हम दोस्ती और दुश्मनी की बात कर लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे देवग्रह जो होते हैं, देवग्रह कौन कौन से होते हैं आपके? देवग्रह होते हैं आपके, जैसे मंगल है, चंद्रमा है, मंगल, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, ये आपके क्या है? देवग्रह हैं, देवग्रह बोले जाते हैं, देवग्रह। और राक्षस ग्रह कौन से हैं आपके? जो राक्षस ग्रह जो आपके अशुभ ग्रह माने जाते हैं, वो कौन से ग्रह मैं बताने वाला हूँ। जो अशुभ ग्रह हैं वो आपके कौन से? अशुभ ग्रह आपके हैं राहु, केतु, शनि, शुक्र, ये राक्षस ग्रह के उनको माने जाते हैं। ओके, और जो बुध होता है आपका, वो सन ग्रह होता है, वो सन ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। ना तो वो आपका देव ग्रह है, ना ही आपका राक्षस ग्रह है, बट इसमें आपका बुध का इफेक्ट बहुत है। तो देव ग्रह और देव ग्रह जो है, जो देव ग्रह है और राक्षस ग्रह है, प्लैनेट है, उनकी आपस में कभी भी दोस्ती नहीं होती, कभी मित्रता नहीं होती। तो ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, राक्षस ग्रह और देव ग्रह। तो मंगल राहु का मित्र नहीं होगा, चंद्रमा केतु का मित्र नहीं होगा,
गुरु शनि का मित्र नहीं होगा, सूर्य शुक्र का मित्र नहीं होगा। तो राहु केतु शनि शुक्र मंगल चंद्रमा गुरु सूर्य एक दूसरे के दुश्मन है, या आप एक दूसरे की आप एनिमी बोल सकते हैं, और इनकी आपस में कभी भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये राक्षस ग्रह हैं, देव ग्रह हैं। बुध ग्रह है, जो बुध ग्रह है आपका वो राहु के साथ देखेंगे हम, राहु की बात करेंगे, केतु की बात करेंगे, देन शनि की बात करेंगे, और देन शुक्र की बात करेंगे। इसके साथ ये मित्रता रखता है, इनके साथ ये मित्रता रखता है, और ये इनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड मानते हैं, या बहुत ही अच्छे फ्रेंड को ट्रीट करता है। बुध की बात करें, बुध मंगल और चंद्रमा का कट्टर दुश्मन, ये आपको याद रखना है। जब बुध ग्रह की बात करेंगे, बुध क्या है आपका, मंगल एंड चंद्रमा का क्या है, उसकी मित्रता नहीं है मंगल से और चंद्रमा से, ये आपको याद रखना है। बुध ग्रह की बात करेंगे गुरु से, बुध गुरु के साथ और सूर्य के साथ मित्रता रखता है, तो उसको हम मित्र वाली श्रेणी में डालेंगे, ये मित्र वाली श्रेणी में डालेंगे। ये ब्लू वाला मैं डिनोट कर दूँ, ये मित्र वाली श्रेणी में है, ये मित्र वाली श्रेणी में डालेंगे। ये इससे मित्रता रखता है, ये मित्रता रखता है, ये मित्रता रखेगा, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मंगल राहु चंद्रमा केतु गुरु शनि सूर्य शुक्र ये एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है, एक दूसरे के दोस्त नहीं है, एक दूसरे मित्रता नहीं रखते। बुध सबसे मित्रता रखता है मंगल और चंद्रमा को छोड़ के, ये कॉन्सेप्ट आप समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी कुंडली के मारक और योग कारक ग्रह निकालने के लिए। क्योंकि आप किसी कुंडली के मारक और योग कारक ग्रह निकाल लेंगे, कुंडली वही फॉर्म हो जाती है आदि से ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी का आज मेरा लेक्चर 1 है, ये मेरी सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग बाहर जाएं और पैसा खर्च करें और अपनी लाइफ को दूसरों के हवाले छोड़ दें। अपनी लाइफ को खुद ही एनालिसिस कीजिए, अपने प्लैनेट्स को खुद ही एनालिसिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बात करते हैं कि डिग्री की बात करते हैं। अभी मैं डिग्री की बात करता हूँ, डिग्री होती क्या है, डिग्री क्या होती है। किसी ग्रह की हम डिग्री की बात करें तो डिग्री बेसिकली होती क्या है। डिग्री बेसिकली क्या है कि जब भी हम 0 से 6 डिग्री की बात करते हैं, ये बाल अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, बाल अवस्था, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 डिग्री इफेक्ट देता है, आपका प्लैनेट को इफेक्ट ही नहीं देता है, उस समय आपका प्लैनेट पावरलेस होता है। इस समय आपका प्लैनेट क्या है, 0 से 6 डिग्री आपकी, जब भी आप कुंडली किसी ऐप से निकालेंगे, किसी ऐप से एनालिसिस करेंगे कुंडली का, तो वो डिग्री जरूर लिखी होगी सारी ग्रह की, आपकी सारी ग्रह की डिग्री क्या है। तो डिग्री 0 से 6 डिग्री, 6 से 12 डिग्री, 12 से 20 डिग्री, 20 से 25 डिग्री एंड 25 से 30 डिग्री, ठीक है। कोई भी ग्रह 30 डिग्री का एंगल बनाता है, कोई भी ग्रह 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जो भी ग्रह आपका 30 डिग्री के हिसाब से एंगल बनाता है, ठीक है, जो भी आपका 30 डिग्री का एंगल होगा, जिस तरीके से 30 डिग्री, तो अपने घर में वो 30 डिग्री तक ही चल सकता है। तो जैसे वो स्टार्टिंग करता है तो वो पावरलेस होता है। तो पावर जैसे जब भी कोई किसी व्यक्ति का जन्म होता है या कोई व्यक्ति बॉर्न होता है, तो वो शुरू में क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, पावरलेस होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं, उसके हाथ बहुत पावरलेस होता है, शुरू बाल अवस्था बोलते हैं, ये पावरलेस होगा। 0 से 6 डिग्री के बीच में ग्रह को इफेक्ट नहीं करेगा, पावरलेस होगा। 6 से 12 डिग्री के बीच में ये 25% रिजल्ट देगा, या 25 to 50% रिजल्ट, 70% रिजल्ट देगा, 50% तक। बट 12 से 20 डिग्री के बीच में ये अपने 100% रिजल्ट देता है। कोई भी ग्रह है, कोई भी प्लैनेट है, वो अगर 12 से 20 डिग्री के बीच में है या 22 डिग्री के बीच में है, तो 100% रिजल्ट देगा अपने, और वो ग्रह आपका चाहे बुरा है चाहे खराब है, आपके पूरे रिजल्ट देगा। 20 से 25 डिग्री के बीच में फिर वो अपने 50% या 25% रिजल्ट देगा, 25% रिजल्ट देगा। तो जैसे ही वो 30 डिग्री पे, तो कोई भी ग्रह मैंने बताया किसी अपने हाउस में 30 डिग्री तक रहता है, जैसे ही उसकी बाल्यावस्था है, ये आपके वृद्धावस्था है, जैसे ही वो अपना वृद्धावस्था पे आएगा, जैसे ही आपको पावरलेस हो जाएगा और वो 0 डिग्री या उससे भी कम इफेक्ट देने लगेगा। तो वो पावरलेस हो जाएगा, तो यहाँ वो 0% या 3% या 4% या 5% के रिजल्ट ही देगा। तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो मिलते हैं हमें 12 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में, ये आपको पता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, ये आप समझ लेंगे ये सारी चीज़ें। हम बात करेंगे कि किसी भी
कुंडली के मारक और योग कारक ग्रह कैसे निकालें? देखिए, आपके किसी भी कुंडली के मारक और योग कारक ग्रह निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? जब किसी कुंडली की हम बात करते हैं, जैसे मारक ग्रह, मारक लिख लेते हैं, मारक, मारक माने खराब ग्रह, योग कारक माने अच्छा ग्रह, योग कारक माने अच्छा ग्रह, योग कारक माने अच्छा। ओके, अब किसी भी कुंडली का हमें मारक और योग कारक ग्रह हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अभी ये कुंडली आपको दिख रही है, वो मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। तो मेष लगन की कुंडली है, तो इसका ऑनर है, जो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो ऑनर है, उसका ऑनर कौन है? इसका ऑनर है आपका मंगल। इसका मंगल क्या है? आपका योग कारक है, क्योंकि ऑनर कभी खराब नहीं हो सकता किसी कुंडली का। किसी भी घर का मुखिया कभी खराब नहीं हो सकता, ठीक है? वो अपने घर के बारे में नहीं सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये आपका जो मंगल है इस कुंडली के लिए, मेष लगन के लिए जो मंगल है वो योग कारक की श्रेणी में रखते हैं हम, योग कारक के पोजीशन में। उसके बाद ये 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर आपका क्या है? शुक्र है। शुक्र 2 नंबर क्या है आपका? शुक्र है। अब बताइए, शुक्र मैंने बताया था इससे पहले वाले प्रीवियसली बता चुका हूँ। शुक्र और मंगल, शुक्र है आपका क्या है? राक्षस ग्रह, मंगल है आपका देव ग्रह। दोनों की आपस में नहीं पड़ती, नहीं पटेगी आपकी आपस में, तो इसका शत्रु ग्रह है, शत्रु ग्रह। और ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये इसका स्वामी क्या है? वृष लगन है, 2 है, इसका मतलब इसका स्वामी शुक्र है, और ये मंगल इसका स्वामी है। तो ओवरऑल हम मंगल से देखेंगे, मंगल जो है आपका, ये मंगल, इसका घर का स्वामी मंगल है। और मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र क्या है? मंगल और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन हैं, शत्रु हैं। तो मंगल और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये कभी इस कुंडली में योग कारक नहीं हो सकता। सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस का स्वामी कौन है? हम फर्स्ट हाउस को सेकंड हाउस से कनेक्ट करते हैं, ये हमेशा याद रखना। इस वाले हाउस को इस हाउस वाले हाउस से कनेक्ट करेंगे। अगर 1 लिखा है, यहाँ 2 है, तो इसका जो ऑनर है वो शुक्र, और इसका ऑनर है मंगल, इसका ऑनर है आपका शुक्र। जो वृष लगन की वृष है, 2 है, 1 है मंगल, आपस में क्या है? एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए शुक्र कभी भी इस कुंडली में योग कारक नहीं हो सकता। मेष लगन की कुंडली में शुक्र योग कारक नहीं होगा, वो होगा आपका मारक ग्रह। शुक्र खराब होता है मेष लगन, शुक्र आपका मारक ग्रह, शुक्र आपका मारक ग्रह इस कुंडली। धीरे धीरे हम सारी पोजिशंस निकाल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ 3rd हाउस लिखा हुआ है। अब हाउसेस आप देखिए, किसी भी कुंडली में 6, 8, 12 बस्ट हाउस होते हैं, बहुत खराब हाउस होते हैं। अगर ये हाउस किसी को मिल गया तो वो मतलब मारक ग्रह है, आपका मारक ग्रह कैटेगरी में आ रहा है, ये याद रखिए। अब देखेंगे थर्ड जो है वो है मिथुन लगन। मिथुन लगन का स्वामी कौन है? बुध, और बुध है, और बुध किसका स्वामी है? कन्या लगन का भी स्वामी है, 3rd का भी है, 4th का, 5th एंड 6th का भी है। 3rd का और 6th दोनों का बुध क्या है? 3rd आपका है बुध, इसका स्वामी बुध है, इसका स्वामी बुध। अब इसको क्या है? 6th को खराब हाउस मिल गया। 6 बहुत गलत घर है, ये बहुत खराब हाउस होता है। मैंने बोला 6th हाउस यहाँ से गिनते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये 1 2 3 4 5 6, ये वाला हाउस आप देखिए, ये वाला हाउस पहचान लीजिए, ये वाला हाउस बहुत खराब हाउस होता है। ये किसी कुंडली का ये हाउस बहुत खराब होता है। नंबर में मत जाइए, बस मैं हाउस के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ नंबर कुछ नहीं लिखा हो सकता है, बट आप इस हाउस में जाइए। ये वाला हाउस होता है किसी भी कुंडली का, फर्स्ट हाउस होता है ये वाला हाउस, ये वाला हाउस और ये वाला हाउस, ठीक है। तो हम इस हाउस की बात करते हैं, तो ये हाउस जो है आपका, यहाँ पे 6th नंबर लिखा हुआ है, मतलब 6th नंबर मतलब कन्या लगन। कन्या लगन का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध को ये गलत हाउस मिल गया, वो गलत घर में है। बुध यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। ये कॉर्नर का घर है, पराक्रम का घर है, हार्ड वर्क का घर है, बट ये गलत घर है। तो ये गलत घर है, उसको गलत मिल गया बुध को। बुध क्या है? इस कुंडली में मारक हो गया। क्या हो गया? बुध एक मारक हो गया। बुध जाए इस कुंडली में मारक की तरफ, मतलब खराब ग्रह की तरफ खराब हो, ठीक है। अब जाते हैं आगे, फिर करते हैं हम फोर्थ का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, बहुत अच्छा हाउस होता है, माता का हाउस होता है, दाम्पत्य, ये माता का हाउस है, सुख सुविधा का हाउस है, वाहन का हाउस है, ये सब आपके ग्लैमरस लाइफ का हाउस है। तो ये हाउस बहुत अच्छा हाउस माना जाता है। तो चंद्रमा को बहुत अच्छा हाउस मिला है। तो चंद्रमा आपका क्या है? योग कारक ग्रह की कैटेगरी में योग कारक, चंद्रमा आपका योग कारक।
आपको अच्छे फल देगा, गलत फल नहीं देगा। चंद्रमा के बाद आप आते हैं, चंद्रमा के बाद 5th हाउस है। 5th हाउस का स्वामी कौन है? 5th हाउस का स्वामी सूर्य है। सूर्य 5th हाउस कुंडली को यहाँ मिला हुआ है, ये घर एजुकेशन का होता है, संतान का होता है, तो इसको बहुत अच्छा हाउस मिला, तो सूर्य इसमें योग कारक के रूप में जाएगा। सूर्य इसमें 6th तक ये मैंने बताया, 6 जो है 6th है बुध है, तो बुध ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बुध योग कारक है और मारक है। 7th है आपको शुक्र, इसका स्वामी 3rd, 2nd का और 7 का स्वामी एक ही है। 2nd का भी वृष लग्न का स्वामी भी शुक्र है, इसका ऑनर, और तुला लग्न का ऑनर भी शुक्र है। और ये शुक्र आपका पहले ही मारक में कैटेगरी में जा सके, तो 7th मारक है, इसका स्वामी मारक में, मतलब खराब है। 8th क्या है? 1st एंड 8th की बात करते हैं, 1st और 8th। 1st आपका जो मंगल है, ये मंगल है आपको, बट इसको गलत हाउस मिला है, मंगल को इधर गलत हाउस मिला है। बट मैंने इससे पहले बोला था अगर 6, 8, 12 इस वाले हाउस, इस वाले हाउस, इस वाले हाउस में कोई ग्रह बैठा है प्लैनेट, तो वो मारक ग्रह कैटेगरी में आएगा। बट मैं फिर भी 8th जो वृश्चिक है उसका स्वामी कौन है? मंगल है, फिर भी मैं इसको योग कारक ग्रह की कैटेगरी में ला रहा हूँ। इसका रीज़न यही है, इसको गलत घर जरूर मिला है, बट ये आपकी लगन कुंडली है। लगन कुंडली का मतलब है ये 1 है जो लिखा हुआ है, इसका स्वामी 1 का मालिक, 1 का स्वामी और 8th का स्वामी, दोनों का स्वामी कौन है? मंगल है। तो 1 का स्वामी मतलब ये 1 लिखा हुआ है, मतलब ये पूरी कुंडली का ऑनर है, आपकी पूरी कुंडली का ऑनर है। अगर वो गलत हाउस में भी बैठा हुआ है तब भी वो खराब रिजल्ट नहीं देगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता है। आपके पेरेंट्स आपके बारे में कभी गलत सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, लेकिन मंगल को गलत हाउस जरूर मिला है, मंगल को पहला हाउस मिला है वो 8, लेकिन ये आपकी कुंडली का ऑनर होने के कारण, क्योंकि ये लगन में ही बैठा हुआ है, लगन 1st से स्टार्ट है, तो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए गलत हाउस मिलने के कारण भी ये योग कारक है, याद रखना। जो ऑनर अगर आपका गलत घर में बैठा है तो कभी गलत रिजल्ट नहीं देगा, याद रखना। 9th में जाइए, 9th आपका गुरु है, ये 9th है, ये 9th आपका गुरु। तो गुरु को कौन सा घर मिला है? गुरु के एक घर ये होता है, एक घर ये आपका, 2 घर मिले हैं गुरु का। गुरु का एक घर ये मिला, एक घर ये है आपका, 9th हाउस ये है और एक हाउस ये है, तो एक उसको कॉर्नर वाला हाउस मिल गया आपको, एक कॉर्नर वाला हाउस उसको मिल गया, कॉर्नर का। तो कॉर्नर ये वाला हाउस बहुत अच्छा माना जाता है, कॉर्नर का हाउस माना, बट एक ये खराब हाउस माना जाता है, ये खराब हाउस माना जाता है। तो गुरु जो है इस कुंडली में, हम गुरु की बात करेंगे, इस कुंडली में गुरु को हम योग कारक की कैटेगरी में लाते हैं। 9th है आपका योग कारक है, क्योंकि 9th है आपका धनु लगन, धनु लगन का स्वामी कौन होता है? गुरु होता है, और गुरु और मीन लगन का स्वामी भी गुरु होता है, लेकिन इसको एक कॉर्नर हाउस मिलने के कारण, ये इसको कॉर्नर, ये हाउस अच्छा माना जाता है, ये पिता का घर है, इसको एक अच्छा घर मिलने के कारण इसको हम क्या योग कारक की कैटेगरी में लाते हैं, एक अच्छा घर मिलने है इसको। 9th का स्वामी गुरु है। 10th का स्वामी है सूर्य, प्रोफेशन हाउस है, 11th का आय का हाउस है, ये दोनों ही अच्छा घर मिला हुआ है इसको। शनि को ये 11th इधर मिला हुआ है, 10th बहुत अच्छा मिला हुआ है, दोनों ही अच्छा मिला हुआ है, ठीक है। तो शनि भी आपका, शनि कौन सन ग्रह कैटेगरी, ना ये अच्छा होगा ना बुरा होगा, उसके एक रीज़न है, बताइए। शनि है, तो शनि को 2 हाउस मिले, एक हाउस ये मिला, ये आपका प्रोफेशन हाउस है और ये आपका आय का हाउस है, दोनों हाउस अच्छे हैं, बट इसका 10th शनि, तो मंगल और शनि की लेकिन आपस में क्या है? विचार मेल नहीं करते, मंगल और शनि के विचार मेल नहीं पाए, ठीक है। तो संगत, तो ये इस कारण क्या है, इसको हम सम ग्रह की कैटेगरी में हमने डाला है, मंगल में हम सम ग्रह की कैटेगरी में है, शनि को हम सम ग्रह की कैटेगरी, ना तो ये अच्छा रहेगा इसको के लिए, बुरा रहेगा। ये इसका शनि, क्योंकि ये दोनों हाउस अच्छे हैं, ये आय का हाउस है, प्रोफेशन का हाउस है, दोनों अच्छे हाउस मिले, बट मंगल के कारण इसका फ्रेंडशिप ना होने के कारण इसको हमने शनि को सम ग्रह की कैटेगरी में डाला। तो इस ये मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में आपका शुक्र और बुध मारक हुए, मंगल चंद्रमा सूर्य गुरु आपकी योग कारक हुए, शनि आपका संग्रह हुआ, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप ओप्पल पहन लीजिए, शुक्र का रत्न कौन सा होता है? जो शुक्र है उसका रत्न होता है ओप्पल। आपसे कोई बोलता है ओप्पल पहन लीजिए, ओप्पल आप कभी भी नहीं पहनेंगे। मारक ग्रह के रत्न कभी नहीं पहने जाते हैं, जो भी मारक ग्रह होते हैं उनके रत्न कभी नहीं पहने जाते हैं, ये आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बुद्ध के लिए आप पन्ना यूज करते हैं, पन्ना आप कभी नहीं पहनेंगे, क्योंकि रत्न आपके ग्रह की डिग्री को बढ़ाता है। तो जो आपके लिए मारक है, आप उसकी डिग्री को क्यों बढ़ाएंगे, उसकी पावर को क्यों बढ़ाएंगे? सिंपल सा रीजन है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की बात में, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ, मॉड्यूलेशन की बात में करते हैं, तो लो सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के सुपर मोस्ट होता है तो मॉड्यूलेशन होता है, तब उसको पावर मिलती है।
तो जो इसमें लो सिग्नल है, ये खराब सिग्नल है, तो हम इसको क्यों हम इसको हायर पावर देंगे, उसको पावर देंगे। उसके लिए हम कभी भी आप मेष लग्न की कुंडली में पन्ना और उपल धारण नहीं करेंगे। अगर पन्ना उपल आपने धारण किया, वहीं से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी आपको रिकमेंड करता है आपको उपल पहन लीजिए या पन्ना पहन लीजिए मेष लग्न की कुंडली में, तो मैं कभी भी आप मना करूँगा, आप नहीं पहन सकते। आप जो अपने मंगल के लिए आप पहन सकते हैं मूंगा, चंद्रमा के लिए मोती पहन सकते हैं, सूर्य के लिए आप माणिक पहन सकते हैं, गुरु के लिए पुराज पहन सकते हैं, ये मैं मना नहीं करूँगा। उसका रीजन है योग कारण दे रहे हैं। शनि के लिए भी आप एक तरीके से आप अपना शनि के लिए भी कुछ पहन सकते हैं, क्योंकि शनि आपका शनि ये है आपका भाग्येश है। शनि नाइन्थ है आपका, ठीक है, नाइन्थ कैटेगरी में, तो शनि के लिए भी आप को धारण कर सकते हैं। बट आप शुक्र और बुध पन्ना और ऊपर कभी धारण नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी कुंडली में 6, 8, 12 बहुत ही खराब वर्स्ट हाउस होते हैं, और ये आपके एजुकेशन को बता रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल लॉजिक था ये कैसी कुंडली देखी जाती है और कैसे हम ग्रह की पोजीशंस को देखते हैं। अब जब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हम ग्रह की युति के बारे में पढ़ेंगे, ग्रहों की युति क्या होती है। आपने देखा होगा कि एक ही घर में 3 या 4 ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे यहाँ सूर्य भी बैठ गया, यहाँ आपका गुरु भी बैठ गया, यहाँ आपका राहु भी बैठ गया, यहाँ आपका राहु बैठ गया, और यहाँ आपका शनि भी बैठ गया। तो 4 ग्रह एक ही घर में बैठे हुए हैं, 5 ग्रह एक ही हाउस में बैठे हैं, तो वो कैसे कॉम्प्लिकेशन कैसे होता है, तो उसको कैसे देखा जाता है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। और काल सर्पयोग से लोग बहुत डरते हैं, काल सर्पयोग है या अलग कुछ चीज़ है, तो आप लोग पंडित या बहुत लोग डराते हैं। काल सर्पयोग ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। कि काल सर्पयोग में सिंपल यही है कि राहु और केतु, अगर राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, या राहु केतु यहाँ है, आपका केतु दिस इज राहु, और ये आपका केतु है साउथ में केतु। ये डायगोनली अगर वन साइड सारे ग्रह आ जाएं, डायगोनली में सारे ग्रह यहीं आ जाएं, सारे ग्रह डायगोनली इधर आ जाएं या इधर आ जाएं, वहाँ काल सर्पयोग की बात होती है, वहाँ काल सर्पयोग आपका बनता है। बट उसके भी कई उपाय होते हैं, हम कोई उपाय कर सकते हैं, तो काल सर्पयोग आपको अच्छी पोजीशन में भी ले जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डायगोनली सारे ग्रह एक साइड आ जाएँ, डायगोनली राहु और केतु के डायगोनली, तो उसकी शेडो में आ जाए, तो वहाँ काल सर्पयोग बनता है आपका। और पितृदोष कब बनता है, पितृदोष आपका ये होता है पिता का घर, पिता के घर में पितृदोष, जब यहाँ शनि बैठा होता है आपके इस घर हाउस, पिता के हाउस में, तो पितृदोष बनाता है, पितृदोष होता है आपका। ये आपको पता होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपके। तो 6, 8, 12 6, 8, 12, तो 6, 8, 12 जो आपके सबसे बेस्ट हाउस है, ये आपको बताना है। ग्रह की युति कैसे वर्क करती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। राहु और केतु से डरने वाली कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं राहु इफेक्ट करेगा, केतु इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ इफेक्ट है, कुछ पोजिशंस हैं, मैं आपको उनको बता देता हूँ। अगर किसी की कुंडली में अगर यहाँ राहु है, केतु है, राहु है, यहाँ शनि है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो, उसका व्यवहार बहुत ही रफ होगा, मतलब क्विक रिस्पॉन्स करेगा, रफली रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि उसकी लगन में ही राहु और शनि बैठे हुए हैं। और तो राहु उसका राहु और केतु बैठे हुए हैं, तो उसका रफ नेचर होगा, उसकी लैंग्वेज रफ होगी, किसी से उसकी पटेगी नहीं, उससे बनेगी नहीं। दिल का अच्छा हो सकता है व्यक्ति, लेकिन उसका नेचर रफ होगा, क्या बोलना उसका रफ होगा, उसकी मृदुभाषी नहीं होगा, कटुभाषी होगा। ओके, शनि और राहु आपको सांवला रंग भी देते हैं, राहु आपको सांवला रंग भी देता है। अगर राहु अगर है लगन में, तो ये मैंने क्या था, जो ये वाला हाउस है वो व्यक्ति कैरेक्टर के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में बता रहा है, पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है, तो उसके राहु और केतु आपको क्या है, मृदुभाषी कभी नहीं बनाएंगे। एंड शनि आपको बैठा हुआ है इधर, तो ये आपको रंग को आपको क्या गेहुआ करेगा, रंग आपका गेहुआ होगा, फेयर कलर नहीं होगा। ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको बता देते, ठीक है। ये चंद्रमा अगर यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये कौन सा हाउस है, 4th हाउस है। इस बार ये अपने घर में ही बैठा हुआ है, जो अगर अपने घर में ही बैठेगा वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है इस घर में। सूर्य अपने घर में बैठा है, वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, और धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। जब भी आपका मन बेचैन होता है या मन परेशान होता है, मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसका आपका कारक चंद्रमा है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप मौत ही पहन लीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो आपको उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हियर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।